ब्लड है, एक ही जगह रिपोर्ट करिए बस, है ना, एक जगह वाला उसको मिलाकर उसमें डाल देंगे, ठीक है, बस इस पर ही फोकस करिए अभी फिलहाल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड का सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर वो कोई पूछे कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में क्या है, RBC प्लेटलेट्स। मेनली कंपोनेंट्स हमारा क्या है, यही है। तो आरबीसी का अगर हम वर्क फंक्शन देखेंगे तो आरबीसी का क्या वर्क फंक्शन है, आरबीसी का वर्क फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन कैरी करने में, साथ ही साथ प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स उसको भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जहाँ पर नीडेड सेल्स है उसको क्या करना है, पहुँचाना है, देना है। और वेस्ट को बाहर निकालना। जो टॉक्सिक पदार्थ है उसको वो क्या करेगा, अपने साथ वो वापस क्या करेगा, लेता आएगा, है ना, लेता आएगा, फिर कहाँ जाएगा, नहीं, उसको वो क्या करेगा, कैरी आउट, मतलब मान लो इधर कोई टॉक्सिक पदार्थ है जिसको वहाँ पर उस ऑर्गन को नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने साथ उसको क्या करेगा, लेता आएगा, और लेते लेते फिर कहाँ देगा, कुछ लीवर में दे देगा, है ना, क्योंकि लीवर में आपका मैक्रोफेजेस एक्टिविटीज होता है ना। फिर कुछ ले आएगा आपका कहाँ पर दे देगा, किडनी में दे देगा, तो किडनी में, ताकि किडनी का काम क्या होता है कि उसको फिल्ट्रेट करा के बाहर यूरिन के माध्यम से वो निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आरबीसी का काम होता है। मेनली समझ में आया कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल को क्या करता है, नीडेड सेल्स में पहुंचाने का काम करता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है कि कोई भी टॉक्सिक पदार्थ हमारे बॉडी में है इधर उधर, क्योंकि ये सिर्फ यही एक ऐसा है जो हर एक जगह जाता है, आपके पूरे बॉडी में सिर्फ ब्लड ही ऐसा चीज़ है जो आपके हर एक जगह पे जाता है। तो ये क्या करता है कि उसको भी टॉक्सिक पदार्थ को लेके जाता है, वो सबके साथ जाता है, लीवर में जाता है, तो लीवर का जो सेल होता है वो उसको ले लेता है कि भाई आपकी ज़रूरत अब इसके साथ नहीं, इसको हमको दे दो, हम इसको प्यूरिफाइड कर देंगे। फिर कुछ चला जाएगा क्या, किडनी भी ले लेगा, है ना, कि ये आप हमको दे दो, ये अब हम आगे का प्रोसेस क्या करना है, हमको करना है, फिल्ट्रेट करना है। तो इस तरीके से हमारा ब्लड भी फिल्ट्रेट हो जाता है और हमारा काम भी निकल जाता है। और WBC का क्या काम होता है, तो WBC इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बनते हैं हमारे बॉडी में, कितने भी तरह के पैथोजन हो जाए, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हो जाए, या फिर बैक्टीरिया वायरस एंट्री करे, तो उसके साथ उसको किल करने के लिए कार्य कौन करता है, WBC करता है। और यहाँ पर आ गया प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का काम क्या करता है, आ गया प्लेटलेट्स का, हाँ चीज आ गया, अब जैसे मैं ले आ जाओ 2 मिनट बस, क्लासेस ले लीजिए, और कहाँ आ सकते हो, सब आकार देना बस इधर है मुझको। अच्छा बट तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में तो हेल्प करेगा, और क्या काम क्या होता है, और ताकत, शक्ति प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी नहीं बोल सकते, ये क्या करता है, ताकत, ये तो किल करता है, बट ये क्या करता है, मेनली ताकत प्रोवाइड करता है। कोई पेशेंट अगर मान लीजिए उसका प्लेटलेट्स कम हो गया है ना, यानी कि अगर क्या बोलेंगे उसका 1.5 लाख से कम है, यानी कि समझो 90,000 है या 1 लाख है, उसको बहुत वीकनेस लगेगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगा, तो वैसा पेशेंट को हम लोग तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका क्या प्लेटलेट्स क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। हाँ, अगर देखा जाए तो यही प्लेटलेट्स होता है कितना, 1.5 लाख से 4 लाख समथिंग, 4.5 लाख, या किसी बुक में 5 लाख भी लिखा रहता है, आज के रेंज के अनुसार जो थोड़ा अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर आप देखा जाए तो जो मेल और फीमेल के कंपैरिजन में प्लेटलेट्स क्या होता है कि मेल में क्या होता है, प्लेटलेट्स ज़्यादा होता है, और फीमेल में क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए अगर आप देखोगे फिजिकल स्टेबिलिटी अगर हम लोग देखते हैं तो लड़कों में क्या हो जाता है, जबकि देखो होते दोनों छोटे छोटे से स्टार्टिंग में होते हैं, तो बड़े होते होते लड़कियाँ क्या हो जाती है, थोड़ी वीक हो जाती है, और लड़के क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। डेंगू में जब जनरली क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या ही कम हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण क्या होता है, उसमें बहुत ही वीकनेस आ जाता है। जब भी आप डेंगू के पेशेंट को देखेंगे वो खड़ा भी नहीं हो पाता है, चलना तो बहुत दूर की बात है, वो खड़ा नहीं हो पाता। क्यों खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि उसको वो एक्टिवेट ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को वो बढ़ने ही नहीं देगा, उल्टा वो क्या करेगा, प्लेटलेट्स को खाता जाएगा, तो उसमें शक्ति नहीं है, वो कितना खाएगा पिएगा उसमें शक्ति नहीं आएगी, है ना। तो ये चीज़ें होती है प्लेटलेट्स का। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट
इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब आगे और समझते हैं कि आरबीसी का शेप कैसा होता है। तो आरबीसी का अगर कोई शेप पूछे तो वो ओवल शेप होता है। ओवल मतलब क्या होता है? गोल शेप। अब गोल मतलब तो सर्किल भी होता है और ओवल भी होता है, बट सर्कल और ओवल में डिफरेंसेस है। जैसे हम लोग बोलते हैं बैंगल, तो बैंगल क्या होता है? जैसे ये बैंगल, ये क्या है? सर्कल। लेकिन अगर ओवल की बात करें तो अर्थ, अर्थ क्या हो जाता है? ओवल। अर्थ प्रॉपर गोल नहीं होता। तो आई होप अंडा, एग, एग इज द गुड एग्जांपल। अंडा क्या शेप है? ओवल। आई बात समझ में? तो ये होता है ओवल। तो ये क्या शेप हो जाएगा? ओवल शेप का होगा। लाइफ स्पैन कितनी होगी? 120 दिन। और ग्रेवयार्ड कौन सा होगा? ग्रेवयार्ड क्या होगा? स्प्लीन होगा। यानी कि 120 दिन होते होते वो कहाँ चला जाएगा? स्प्लीन में चला जाएगा। स्प्लीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, वो जाते जाते स्प्लीन में चला जाता है और वहीं पर उसकी क्या हो जाती है? मरण भूमि होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड क्या हो जाता है? स्प्लीन हो जाता है। यानी कि स्प्लीन में जाते जाते ब्लड क्या हो जाता है? आरबीसी जो लाइफ स्पैन है 120 डेज वो खत्म होने लगता है ना। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट, बहुत हाईटेक पॉइंट यही होता है सबसे ज़्यादा कि इसमें क्या हो जाता है? न्यूक्लियस क्या हो जाता है? एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो सोचो हम आपको बताते हैं, जो हम लोग डीएनए का टेस्टिंग करते हैं, है ना, डीएनए का बोलते नहीं है डीएनए का कि ये इसका वंशज है कि नहीं, ये इसका बच्चा है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? डीएनए टेस्टिंग करते हैं। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं डीएनए कभी भी आरबीसी से नहीं किया जाता है। यानी आप समझ लो किसी के आरबीसी से अगर आप डीएनए टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आरबीसी में कभी भी आपको न्यूक्लियस मिलेगा ही नहीं। और न्यूक्लियस कहाँ पे? न्यूक्लियस जो होता है, जैसे कोई सेल हो गया, सेल के अंदर में जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में क्या हो जाता है? डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो कभी भी जब इसमें न्यूक्लियस होगा ही नहीं तो डीएनए और आरएनए पता चलेगा क्या? नहीं। लोग अक्सर ऐसे पूछते हैं कि फिर डीएनए क्या हम लोग डीएनए का टेस्टिंग क्या हम लोग आरबीसी से कर सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। याद रखना ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। और ये क्या होता है? इसमें 5 मिलियन, इसका रेशियो कम से कम कितना होता है? 5 मिलियन, मतलब कितने होते हैं? लगभग कितने होते हैं आरबीसी का? अगर पूरा देखा जाए तो लगभग 50 लाख होता है। और अगर लीटर के हिसाब से देखें तो 4.5 लीटर्स जो होते हैं वो आपके फीमेल में होते हैं और 5 लीटर ब्लड कितने में किसमें होते हैं? मेल में होते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखना, एकदम याद रखना। ये एकदम ऐसे भी पूछा जाता है बोलने के क्रम में भी, और इतना तो पता ही होना चाहिए। अब आ जाओ, हाँ एक चीज़ और इसमें छूट गया, ये हो गया लाइसोसोम्स। तो इसमें लाइसोसोम्स भी जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट नहीं होते, ये भी याद रखना। इसमें अब देखो लाइसोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम होता है कि आपके सेल में पाया जाता है। जैसे आपका जो सेल है, हमारे शरीर का जो सेल है, उसमें एक क्या हो जाता है? लाइसोसोम्स होता है। लाइसोसोम्स पाया जाता है। ये लाइसोसोम क्या करता है? इसके अंदर सुसाइड बैग होता है ना। ये क्या करता है? इसके पास कैपेसिटी होती है कि अपने अंदर ही फट जाएगा और अपने ही अंदर डिस्ट्रॉय कर देगा सबको, है ना। लाइसोसोम्स ये हर एक सेल में पाया जाता है। और हर एक सेल मतलब क्या? यहाँ पर हम बोल दिए कि न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं पाया जाता, यानी कि आरबीसी में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम होता क्या है? सेल में पाया जाता है लाइसोसोम। वो सेल क्या करता है कि उसके पास ये सुसाइडल बैग, लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग होता नहीं है जो हम लोग देखते हैं कि मानव बम जो होता है वो क्या सुसाइडल कहता है कि वो अपने भी मरेगा और वो दूसरे को भी मारेगा, यही तो होता है सुसाइडल बैग। तो इसको भी क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। ये क्या करता है? ये क्या करेगा? अपने अंदर की जो कैपेसिटी है, मतलब अपना जो बैग होता है वो अपना फाड़ देता है। एक टर्म्स ऐसा आता है कि वो फट जाता है और फटने के बाद अपने भी किल हो जाएगा, अपने भी डिस्ट्रॉय होगा, और अंदर में जो फटेगा यानी कि वो सेल भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये होता है लाइसोसोम। तो यहाँ पर क्या होता है? लाइसोसोम हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइसोसोम्स क्या होता है? नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है तो इसीलिए वो जाके कहाँ पर मरता है? स्प्लीन में जाके मरता है। इतनी बातें समझ में आई। अब आ जाते हैं हम लोग WBC में। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? मोर और लेस 3 to 4 डेज, या किसी बुक में 4 to 5 डेज। तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि मैम ऐसा बोली नहीं। आजकल थोड़ा हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम लोग 4 डेज अप्रॉक्स में बोलेंगे। और इसमें क्या होता है? लाइसोसोम्स होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी स्प्लीन में जाके मरता है। हाँ मरता है, स्प्लीन में भी जाके मरता है, लेकिन बेसिकली क्या होता है? क्योंकि इसके पास लाइसोसोम्स होता है, ये अंदर ही अंदर सुसाइडल बैग होता है, अंदर ही अंदर ये क्या कर देता है? ब्रस्ट कर जाता है इसका सेल और अंदर ही अंदर उसको क्लीन कर देता है। और जब अंदर ही अंदर क्लीन कर देगा तो यहाँ पर और क्या हो जाता है? मान लो जैसे कोई चीज़ें क्लीन हो गई, कुछ तो वेस्ट पार्टिकल्स होगा। अब जो वेस्ट पार्टिकल्स होगा या फिर वो स्प्लीन में जाके क्लियर हो जाता है, और नहीं कहीं क्लीन हो तो वो क्या हो जाता है? यहाँ पर जो और भी आपके मोनोसाइट सब प्रेजेंट है वो उसको अंदर में जाके उसको इनकल्ट कर देते हैं, खाके आपका ब्लड क्या कर देते हैं? एकदम
क्लीन कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, WBC में ये समझ में आया, WBC का लाइफ स्पैन क्या होता है, अप्रॉक्स 4 डेज होता है। और इसमें क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो सुसाइडल बैग प्रेजेंट होते हैं। लोग पूछते हैं कि फिर आपका WBC कहाँ मरता है, तो WBC ब्लड पे ही मर जाता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, कई हद तक उसके बाद अगर नहीं हुआ तो वो जा जाके स्प्लीन में जाता है, तो वहाँ तो मरना ही है। लेकिन जनरली क्योंकि वो 4 दिन का ही इंटरवल होता है, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें लाइसोसोम्स, और वो ब्लड में ही किल हो जाते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन इधर हो जाता है। इसका शेप क्या हो जाता है, इरेगुलर होता है। इसका शेप क्या होता है आपका, इसका ओवल शेप होता है। अब ओवल शेप में कारण क्या है कि क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी मटेरियल होता है, तो वो जितना हो सके है ना कोशिश करता है कि वो ग्रैब कर लेने का, है ना। लेकिन इसके अंदर में क्या होता है, वो इरेगुलर शेप है, मतलब उसका शेप क्या हो जाता है, इरेगुलर होता है। इसीलिए आप देखोगे जब आप लोग माइक्रोस्कोप में देखते होगे तो मोनोसाइट का अलग स्ट्रक्चर है, लिम्फोसाइट का अलग स्ट्रक्चर है ना, और क्या क्या देखते हो आप लोग, स्नोफिल का अलग स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो आखिर वो किसके अंदर में आता है, WBC। इसीलिए हम लोग इसका शेप क्या बोल रहे हैं, इरेगुलर बोल रहे हैं। अभी हम लोग इरेगुलर बोल के ही हट रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब आ जाता है बात यहाँ पर, यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि DNA एक्टिंग इसमें होगा, यानी DNA का जो हम लोग पता लगाते हैं वो किसमें पता लगाते हैं, न्यूक्लियस। यानी कि RBC में हम लोग DNA का पता नहीं लगा सकते, हम लोग DNA का पता किसमें लगाएंगे, WBC में। एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्या हम लोग सलाइवा से पता लगा सकते हैं DNA, तो लगाया जा सकता है। चलो खोज के आओ, सलाइवा से क्या हम लोग DNA टेस्टिंग कर सकते हैं कि नहीं, या आप खोज के लाएंगे, ठीक है। और ये कितना लगभग पाया जाता है, 4,000 से अलग अलग रेशियो है, हम लोग अप्रॉक्स 10,000 लिखे हैं, ठीक है। अब हो गया यहाँ पर अगर प्लेटलेट्स की अवधि कितनी होती है, 7 डेज। कितने अवधि होती है, 7 डेज। अब 7 डेज में इसका लेंस क्या हो जाता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइकन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है, बाइकन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लाइसोसोम्स, इसमें क्या होता है, लाइसोसोम्स इसमें क्या होता है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होता है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये भी अपने आप खुद ही ये किल हो सकता है। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, यानी किसी भी तरह का DNA परफॉर्म हम लोग इस पर नहीं कर सकते हैं। और इसकी कितनी होती है अमाउंट, लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख और लगभग 5 लाख के करीब यह हमारे बॉडी में ब्लड में पाई जाती है। अब बताओ इतने में किसी को कोई दिक्कत, हाँ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे मान लो कि हम लोग क्या किए, कोई ब्लड को हम लोग एक उसमें वाइल में लिए, ठीक है। वाइल में लिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद यहाँ पर नीचे में हम लोग स्टेगनेंट हो जाता है ना। स्टेगनेंट क्या हो जाता है आपका, RBC, और ऊपर में क्या आ जाता है, प्लाज्मा। हम कुछ चीजें भूल रहे हैं, जैसे हम कुछ याद आएगा तो डालते रहेंगे। जैसे कि अगर ब्लड कोई बोल दे कि ब्लड क्या है, तो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है कि एक दूसरे से जुड़ा, जोड़ने का काम करके रखता है बाय दी ब्लड, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। एक दूसरे टिश्यूज को वो क्या करता है, कनेक्ट, इसलिए उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड में एक क्वालिटी और होता है, वो क्या होता है, कोलाइडल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, कोलाइडल प्रॉपर्टी। कोलाइडल प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो कोलाइडल मीन्स होता है कि अगर मान लो जैसे कि हम लोग दूध नहीं होता, दूध, अब दूध को क्या करते हैं हम लोग, छानते हैं। अब जब छानते हैं तो दूध पानी अलग निकल जाता है और उसका छेना अलग निकल जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडल प्रॉपर्टी। अब सोचो वो चीजें आपके ब्लड में पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है, मतलब अगर आप ब्लड को कभी किसी चीज में छानते हैं तो वो क्या हो जाता है, एकदम से साफ तौर पे नीचे की तरफ नहीं आ जाता है, कुछ हद तक उस कपड़े में या कुछ पेपर में, वहाँ पर जिस चीज में भी छान लो, आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ रफ सरफेस आ रहा है। यानी कि रफ सरफेस आ रहा है, यानी कि उसमें सॉलिड मटेरियल है, तभी तो रफ आ रहा है। अगर वो लिक्विड होता तो वो तो निकल ही जाता ना। इसीलिए कहा जाता है कि RBC, बेसिकली RBC आपका क्या हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स होता है। इसीलिए जब हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ब्लड हो जाता है, वो ब्लड क्या हो जाता है, नीचे जम जाता है, और ऊपर क्या आ जाता है आपका प्लाज्मा, ये क्या आ जाता है, ऊपर दिखता है। और नीचे ये क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, और इसमें क्या होता है, एक व्हाइटिश या येलोइश हम लोग को एक दिखने लगता है, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं हम लोग उसको क्या है, प्लाज्मा। अब मान लो जैसे कि अब हम लोग नीचे की बात करते हैं, यानी कि RBC, यानी कि ये क्या आपका RBC, और ये RBC लगभग कितने परसेंटेज, 45%। एक प्लेट
वाइल में अगर हम लोग देखें जितना नंबर ऑफ हम लोग ब्लड कलेक्ट किए यानी कि 45% वो नीचे हो जाता है और 55% ऊपर हो जाता है। अच्छा ये बताओ 45 और 55 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 100% तो ऐसे ही हो जाता है ना। तो 100% ये तो फिर WBC का आ जाता है। तो हम लोग ये भी बात किए थे कि जहाँ पर RBC क्या हो जाता है खत्म होता है और WBC क्या सॉरी प्लेटलेट्स प्लाज्मा क्या होता है स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर एक लेयर फॉर्मेशन करता है। इसी लेयर को हम लोग 1% कंसिडर करते हैं। कहीं से इधर उधर से काट छाट के हम लोग को इसको 1% कंसिडर करते हैं और इसी 1% को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं बफी कोड। क्या कहते हैं? बफी कोड। यानी कि जो अच्छे टेक्नीशियंस है वो अच्छे जो टेक्नीशियन है जो बहुत क्रिटिकल वाला जिसको टेस्टिंग परफॉर्म करना हो वो कोशिश करते हैं कि वो ब्लड परफॉर्म कुछ इधर से करे जहाँ पर RBC ये एक्सपीरियंस्ड का काम होता है कि RBC भी टच ना हो और हमको अपना सही मात्रा में अपना हमको मिल जाए कि हमको किस में परफॉर्म ज़्यादा अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। अब आ जाओ ये जो बफी कोड है, बफी कोड यानी कि 1%। हम लोग अभी जितनी बातें करेंगे सिर्फ 1% पे ही बात करेंगे, ठीक है। अब ये बफी कोड किस में डिवाइडेड होता है? डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। क्योंकि हम लोग इतनी कुछ बातें की है, हम लोग ये बात नहीं की है कि प्लेटलेट्स कहाँ गए। हम लोग तो अभी सब कुछ बात की है यहाँ पर कि आपका प्लाज्मा पाया जाता है, आपका बफी कोड है ना, और फिर क्या है RBC पाया जाता है। तो अब आ जाता है बात प्लेटलेट्स का। अब देखो जैसे ये बफी कोड है, बफी कोड 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक भाग पहला भाग क्या है आपका प्लेटलेट्स है और दूसरा क्या है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब WBC, ल्यूकोसाइट मतलब WBC जो कि आपका इम्यूनिटी बिल्डअप करता है। अब देखो प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स क्योंकि हर चीज का सेल क्या होता है अलग अलग तरीके से होता है। हर चीज का सेल क्या होता है अलग अलग तरीके से का होता है। अब ये जो प्लेटलेट्स है तो प्लेटलेट्स बनता कैसे वो देखो, क्योंकि प्लेटलेट्स जैसे ये एक प्लेटलेट्स का सेल है, ये क्या हो जाता है इसके अंदर पे देखो कि ढेर सारे ये क्या है ग्रैन्यूल्स है। ये जो आप डॉट देख रहे हो ना ये क्या है ग्रैन्यूल्स है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ये ग्रैन्यूल्स क्या होता है अपने अंदर अवधि बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेट करता है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेट करता है। अच्छा ये बताओ एक बॉलून में हम फूका डालते जा रहे हैं, फूका डालते जा रहे हैं, वो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाता है, फिर ब्लास्ट होगा, फटेगा। वैसे ही इसमें बहुत सारे प्लेटलेट्स ग्रैन्यूल्स क्या हो जाते हैं, बहुत सारे होने उत्पादन होते हैं, रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा होते रहता है। तो एक बार ये क्या हो जाएगा मेगा कैरियोट्स होता है। मेगा कैरियोट मतलब वो क्या हो जाता है फट जाता है और जैसे ही वो फट जाएगा तो ये ग्रैन्यूल्स क्या हो जाएंगे बाहर आएंगे। ग्रैन्यूल्स क्या आएंगे, ये बढ़ रहा है और उसका क्या होगा ग्रैन्यूल्स क्या होंगे बाहर आएंगे और यही ग्रैन्यूल्स आपका क्या बनाता है प्लेटलेट्स। तो फिर अब आप प्लेटलेट्स का फंक्शन आप जान ही रहे कि हमारा प्लेटलेट्स किस चीज में हेल्प करता है, ठीक है। अब आ जाओ इसी प्लेटलेट्स, अब आ जाओ हम लोग वापस ठीक है चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका प्लेटलेट्स, ठीक है, ये आपका प्लेटलेट्स हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पर क्या है ल्यूकोसाइट्स, ये क्या आपका WBC। अब ल्यूकोसाइट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। ये वही ग्रेनुलोसाइट है जो हम लोग ग्रैन्यूल्स की बात यहाँ कर रहे थे, ये ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ये वही एक यानी कि अब ये बताओ ये ग्रैनुलोसाइट्स है यानी कि जिसमें ग्रैन्यूल्स, ये जो ग्रैन्यूल्स है जिसमें प्रेजेंट होंगे, जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएगा ग्रैनुलोसाइट, और जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे वो क्या हो जाएगा ए ग्रैन्यूल। क्योंकि हम लोग जानते हैं ए मींस नॉट, ए मींस नॉट, यानी कि यहाँ पर ये देखो ल्यूकोसाइट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट वन इज ए ग्रैनुलोसाइट एंड सेकंड वन इज ग्रैनुलोसाइट। तो ए ग्रैनुलोसाइट इन विच ग्रैन्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट, है ना, और ग्रैनुलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। अब आप स्ट्रक्चर देखोगे, जब भी आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल, जब भी आप स्ट्रक्चर देखोगे उसमें क्या होगा आपके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। आप स्ट्रक्चर देखो ऊपर में आपके लैब रूम में लगा हुआ है। अब आपको समझ में आएगा कि इसमें बेसिकली क्या अंतर आता है। तो इसमें आपको कुछ अंदर छोटा पार्ट दिखेगा, तो वो क्या हो जाता है आपका ग्रैनुलोसाइट, और जिसमें नहीं पाया जाता वो आपका क्या हो जाता है ए ग्रैनुलोसाइट। आई बात समझ में? अब चलो यहाँ पर आ जाते हैं, हम लोग पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं ग्रैनुलोसाइट। अब ग्रैनुलोसाइट में क्या होगा आपका न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, इस्नोफिल हो गया, है ना। अब न्यूट्रोफिल जनरली क्या करता है फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब कि अगर कोई आ रहा है उसको अपने अंदर लेके उसको कैप्चर करके उसको वहीं पर क्या कर देता है खत्म कर देता है। भाई कोई झमेला ही नहीं है, मारो डिसू नहीं करना, वो आ रहा है जाओ उसके पास अपना आकार खुद ही बनाओ, उसको अपने अंदर में लो और अंदर में ही उसको खत्म कर दो। तो ये क्या हो जाता है न्यूट्रोफिल्स में
फैगोसाइटोसिस करता है। अब फैगोसाइटोसिस एक तरह का एक्टिविटी है, जैसे कि हम अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा भी क्या करता है, देखता है कि हाँ मेरा लाइक कोई खाना आ रहा है, वो उसके पास जाता है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, वो उसके पास जा रहा है, वो ऐसे लेता है, उसको कैप्चर करता है और फिर खा लेता है, डिस्ट्रॉय अपने अंदर उसको क्या कर देता है, कैप्चर करके खत्म कर देता है। अब आगे नेक्स्ट क्या होता है, बेसोफिल। जब इस्नोफिल नहीं लड़ पाता तो फिर कौन लड़ता है, बेसोफिल। और बेसोफिल क्योंकि इसमें ग्रैनुलोसाइट्स होता है, वो जल्दी जल्दी क्या करता है, मल्टीप्लिकेट करता है, जल्दी जल्दी। हम आपको पहले ही पता है कि ग्रैनुल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपने में मल्टीप्लिकेट करते हैं। तो ये भी क्या है, बेसोफिल वो क्या है, जल्दी 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 मल्टीप्लिकेट करता है। यही जल्दी 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 मल्टीप्लिकेट करता है ना, तो हम लोग जाके है ना रिपोर्ट देखते हैं कि अरे बेसोफिल का रेंज देखो क्या है। तो अचानक से अगर बेसोफिल का रेंज आगे हो जाता है तो हम लोग तुरंत में सतर्क हो जाते हैं कि भाई बेसोफिल का रेंज क्यों आगे हो रहा है, इसका तो 0.1% होता है, ये क्यों रेंज। तो हम लोग की बात है, हम लोग का दिमाग इधर उधर दौड़ने लगता है कि आखिर बेसोफिल का रेंज क्यों हो रहा है हाई। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा थोड़ा काम देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल का काम होता है फैगोसाइटोसिस, आपको समझ में आ गया कि आ गया और अंदर में वो क्या किया, किल कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो बेसोफिल में क्या होता है, सेक्रेट्स करता है कुछ केमिकल उसके अंदर रहता है, हिस्टामिन जैसा कुछ केमिकल रहता है, वो क्या करता है अपने तरीके से उसको क्या करते हैं, केमिकल यानी कि बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिलीज करके उसको क्या करता है, किल कर देता है। और साथ में ये क्या करता है, एक्टिवेट टी सेल्स को ये क्या करता है, उजागर करने में काम करता है। टी सेल को क्या करता है, हेल्प करता है कि भैया अब आप जागो और सबको भी जगाओ, क्योंकि ये हमसे अब मर नहीं रहा है, हमसे ये हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये साथ में हेल्प करेगा, एक्टिवेट करेगा टी सेल्स को। ठीक है, अब देखो इस्नोफिल, अच्छा ये देखो एक्टिवेट टी सेल, हम ये नहीं लिखे कि एक्टिवेट डेंड्राइटिक सेल, एक्टिवेट मोनोसाइट, ये नहीं ना लिखे हैं हम लोग, क्या लिखे एक्टिवेट टी सेल, क्योंकि काम किसका है, टी सेल का काम है। टी सेल का काम है कि वो दूसरे सेल को एक्टिवेट करेगा। देखो कितना सिंक्रोनाइज वर्क हो रहा है ना, हम लोग को ये चीजें सीखनी चाहिए। अब देखो इस्नोफिल का क्या करता है, रिलीज केमिकल्स। अब केमिकल में हिस्टामिन, ये सब नाम कुछ याद रख लो, ये आपको लिखने में भी बहुत सारा काम आएगा। एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम आता है, जैसे अब मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको तुरंत में एलर्जिक रिस्पॉन्स हो गया, बैगन के खेत में गया, कद्दू के खेत में गया, या क्या बोलते हैं उसको, भिंडी अभी चल रहा है, भिंडी के तो उसको एलर्जी होने लगता है, या कुछ खाता है तो एलर्जी हो जाता है, या दिन ढल रहा है, शाम में थोड़ी सी ठंडक हो गई, उसमें एलर्जी रिस्पॉन्स हो गया, थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है ना, सुबह में स्क्रॉचिंग सन है, रात में क्या है थोड़ी ठंडक हो गई, अब ठंडक हो गई उसको छींक आ रही है, खांसी हो रही है ना, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि मे बी उसका इस्नोफिल थोड़ा बढ़ा हुआ। अब इस्नोफिल बढ़ा यानी कि उसमें भी थोड़ा एलर्जिक रिस्पॉन्सेस हो सकता है। और ये साथ में ये एक्टिवेट क्या करता है, मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है। मास्ट सेल का क्या नाम है अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्टिवेट मास्ट सेल को। अगर इसी को लिंक करना है तो यहाँ से कर लीजिए। मास्ट सेल का भी काम होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स को फाइट करना, ठीक है। अब आ जाते हैं, अच्छा यहाँ तक समझ में आया क्या, फिर से बताएं, समझ में आ गया। एक बार और सुन लो कि WBC जो है, WBC इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट यानी कि जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे वो ये ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होंगे वो क्या होगा, ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट में क्या हो जाता है, आपके न्यूट्रोफिल हो गए, बेसोफिल हो गए और इस्नोफिल हो गए। अब न्यूट्रोफिल क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, बेसोफिल क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करेगा और उसको किल करता है ना, एक्टिवेट टी सेल्स को करता है, केमिकल सेक्रेट करता है। इस्नोफिल क्या करता है, रिलीज करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है, और साथ साथ में ये किसको करता है, एलर्जिक मास्ट सेल को भी इन्वॉल्व एक्टिविटी क्या करेगा, उसको इन्वॉल्व करेगा। मास्ट सेल का काम क्या होता है, मास्ट सेल भी हिस्टामिन रिलीज करता है और एलर्जिक रिस्पॉन्स को तोड़ने लगता है ना। होता नहीं है भाई, हमसे नहीं, हम लड़ रहे हैं लेकिन हमसे नहीं मर रहा है, तुम तब तक में तैयार रहो, है ना। आगे वाले को तैयार करता है, तो इसी तरीके से होता है। अब मान लो ये जैसे एक ग्रेनुलोसाइट है, एक ग्रेनुलोसाइट डिवाइडेड इनटू दिस 4 टाइप्स, डेंड्राइटिक सेल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मास्ट सेल, ठीक है। अब देखो डेंड्राइटिक सेल क्या होता है। डेंड्राइटिक सेल हम आप लोग जब इंटीग्रेटरी सिस्टम पढ़े थे तो हम आपको डेंड्राइटिक सेल दिखाए थे, आई होप आपको याद होगा। डेंड्राइटिक सेल कि आपके स्किन में ही पाया जाता है। वो क्या करता है, मान लो कोई किसी तरह का पैथोजन आ रहा है, आस पास में कहीं पर जा रहा है, उसको वहीं से स्नैच कर लेगा, ऐसे करके अपना बैठे वो क्या करेगा, अपना चेन पुलिंग करके उसको क्या करेगा, स्नैच करेगा और वहीं पर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कितना अच्छा सिस्टम है। अब यहाँ पर आ गया मोनोसाइट में क्या होता है, और उसको वहां पर क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कहानी, ठीक है। तो
तो ये क्या करता है, मोनोसाइट करता है। अब मोनोसाइट के बाद फिर आ गया लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट में एक्चुअली क्या होता है, टी सेल और बी सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट में क्या होते हैं, टी सेल और बी सेल। एक्चुअली टी सेल्स ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, टी सेल ही सबसे ज्यादा ताकतवर। जब ताकतवर। कुछ नहीं समझ में आया, जब ये सब हार जाता है, तो आप देखोगे बाद में सब टी सेल्स का हेल्प लेगा, सब टी सेल्स का हेल्प लेगा। तो टी सेल्स इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब टी सेल्स में भी क्या डिवाइडेड होता है, CD4 सेल और CD8 सेल। अब देखो ये भी कैसे कैटेगराइज करता है। अब CD4 सेल आगे मरेगा, मतलब मारेगा भी, है ना, और CD8 क्या करेगा, तुरंत में बैकअप तैयार करेगा, मेमोरी सेल को तैयार करेगा, बी सेल्स को तैयार करेगा, इस तरीके से। तो अब आ जाओ जैसे लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट इज डिवाइडेड इनटू टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो टी सेल्स क्या होता है, लड़ता है, खूब लड़ता है। जब कोई हथियार काम ना आए तो जाके फिर खड़ा होगा कौन, टी सेल्स। और यानी कि अगर कोई आदमी बीमार पड़ रहा है तो वो यानी कि समझो कि बीमार पड़ रहा है तो किसको इफेक्ट कर दिया, टी सेल्स, यानी कि समझो कि तब इफेक्ट हो गया, तभी जाके वो आदमी बीमार पड़ा। अब उसके बाद ये देखो कि जैसे ये टी सेल्स है, ठीक है। अब जैसे एक डिजीज ले लेते हैं हम लोग, HIV, है ना, डिजीज ले लेते हैं HIV, इसका भी जानलेवा बीमारी HIV, है ना। अब HIV में एक्चुअली होता क्या है, वो ये सब कुछ छोड़ देता है। वो जान क्या है, HIV में सबसे बड़ा पॉइंट क्या है इसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, टी सेल। ये HIV किसी को कुछ नहीं करेगा, ये बस टी सेल को पकड़ लेगा। जहां जहां टी सेल हो वहां जाके चिपक जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब जब टी सेल ही नहीं रहेगा, यानी कि जब लीडर ही नहीं रहेगा, तो इन लोगों को कोऑर्डिनेट कौन करेगा, कोई कोऑर्डिनेट कर पाएगा नहीं। तभी जाके वो पेशेंट बहुत अनहेल्दी हो जाता है, उसको कोई भी बीमारी हो, एक मच्छर भी काटे ना तो वो परेशान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको मच्छर काटने से भी तुरंत एलर्जिक रिस्पॉन्स होने लगेगा, चींटी काटना उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो समझ में आया कि HIV वो क्या किसको अफेक्ट कर देता है, टी सेल्स को। या टी सेल्स भी कभी कभी नहीं तो बी सेल्स भी आ जाता है, लेकिन बी सेल्स का जनरली काम होता है मेमोरी को एक्टिवेट करना। कि भाई इसको पहले कोविड हो चुका है, इसको पहले क्या हो गया, कोविड हो चुका है, दोबारा ना हो इसलिए तुम याद रखो। बी सेल क्या करता है, याद रखने का काम करता है, ताकि हम इसका एंटी एलर्जिक हम इसका क्या करें, बना के रखें, ताकि अगली बार आएगा तो हम इसको किल कर देंगे। एग्जाम्पल तौर पे हम लोग इसी पे काम करते हैं, जैसे पोलियो वायरस पे काम करते हैं, पोलियो वायरस होता है, पोलियो डिजीज पे काम करते हैं। तो पोलियो का हम लोग क्या, पल्स पोलियो होता है ना, 2 बूंद जिंदगी के, है ना। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, वहाँ उसका जो वायरस होता है, यानी उसमें जो वायरस होता है वो डेड वायरस होते हैं। पोलियो के क्या होते हैं, डेड वायरस होते हैं। वो डेड वायरस आपके बॉडी में इंसर्ट किया जाता है ताकि आपका बॉडी में कुछ हार्मफुल ना हो, है ना। और इंसर्ट करने के बाद क्या किया जाता है कि यहाँ पर यानी कि इसको बी सेल को उजागर किया जाता है कि भाई आप इसका क्या करो, इसका एंटीडोट आप बनाते रहो कि इन फ्यूचर अब हो गया क्या, मास्ट सेल। तो मास्ट सेल तो हम लोग कर ही नहीं थे जिक्र, क्या कर देगा, क्या करेगा, एलर्जी को हेल्प करेगा, एलर्जी को हटाने में, और हिस्टामिन को वो रिलीज करता है। अब बताओ इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत अभी पूछ लो, क्योंकि कल फिर आपको पता होता है। हाँ देख लो कहीं कुछ दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो समझ जाएंगे।